बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद में इतला जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ होने वाली अपनी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा सामने लाए हैं। इसमें वो कहते हैं, मैंने सवाल किया, नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाअत शुरू कर चुकी थी। फिर कहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम फ़ौज हर चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल फैज़ हमीद ने की हो तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने पूछा, जनरल फैज़ हमीद ये काम खुद से कर सकते थे? जनरल बाजवा कहते हैं, जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हों तो 10 वो कर ले तो आप इससे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्ज़ी से भी कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया, आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया? जनरल बाजवा ने कहा, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फ़ैसला था। जब जज कहें तो आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती अनाथ था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था? इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फ़ौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज के ज़िम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था। सबूत फ़ौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे तल्लुकात थे। मैंने इनको यूएई भेजा था और वो नवाज शरीफ का अकामा लेकर आए थे। मैंने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ न देने की वजह से नाराज़ था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया। जनरल बाजवा कहते, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने कोह ले गए। वहाँ हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आप पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा, इनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने ख़ुद काफ़ी गलतियाँ की हैं। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियाँ की थीं। उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ़्लैट मेरे वालिद ने ख़रीदे और बच्चों को दे दिए तो उन पर सबूतों का बोझ ना आता, ख़तरी ख़त भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियाँ शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी। $3 मिलियन के फ़्लैट ख़रीदे और $2 मिलियन जहाद के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए। मैंने उस शख्स को कहा था कि अच्छा, मियाँ शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा था। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त न लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा था, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फ़ौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि इनके पास दस्तावेज़ात पूरी हैं। ये अपनी ईमानदारी पर फ़ौज का ठप्पा लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फ़ौज पर गिरता। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फ़ैसला किया तो मैंने डीजीआईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं? मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने ख़त लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत अदारा हैं, ख़त नहीं लिख सकते। चुनांचे ख़त नहीं भेजा गया। मैंने पूछा, फिर नाअहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ़ी जज हैं क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हम भी तो इंसाफ़ी थे। उस पर उन्होंने बुलंद कहका लगाया कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफ़ी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ़्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं,
بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے۔ بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا۔ پھر پاناما پیپر آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر سے دباؤ تھا۔ ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری پسپائی ہوئی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بھی نواز شریف کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران سلمان شہباز ملنے آئے اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھالیں جس نے ٹویٹ پر ایسی تیسی کر دی ہے۔ جنرل باجوہ سے پوچھا گیا شاہد خاقان عباسی نون لیگ چھوڑیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ خاقان عباسی نون لیگ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بہت قابل آدمی ہیں، بطور وزیر اعظم انہوں نے زبردست کام کیے، وہ معیشت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈان لیکس پر سوال کیا تو کہتے ہیں کہ جب میں آرمی چیف بنا تو اس کے بعد وزیر اعظم سے ملنے وزیر اعظم ہاؤس گیا تو ان دنوں ڈان لیکس کا بہت چرچا تھا۔ نون لیگ نے اقتدار میں آ کر سب سے بڑی غلطی جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا کر کی تھی۔ سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آرمی چیف کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور فوج اپنے سابقہ آرمی چیف پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ جب جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا تو فوج نواز شریف کے خلاف ہو گئی اور پھر فوج نے مشرف کو بچا بھی لیا۔ مشرف کبھی عدالت کے راستے میں غائب ہوتے، کبھی کہیں سے، اور پھر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جنرل باجوہ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس کیا تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، ڈان لیکس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی سٹوری میں نے ARY نیوز پر بریک کی تھی، جو میرے کیریئر کی بڑی سٹوریز میں سے ایک ہے۔ میں نے پھر کہا کہ سیرل المیڈا نے 6 اکتوبر 2016 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حوالے سے خبر دی تھی کہ شہباز شریف نے DGISI رضوان اختر سے کہا ہے کہ ہم جو بھی کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد پکڑتے ہیں ان کو ISI چھڑوا لیتی ہے۔ پھر اعزاز چودھری نے کہا تھا کہ دنیا ہمیں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ رہی ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مکمل سفارتی تنہائی بھگتنا پڑے گی۔ جنرل باجوہ نے کہا اعزاز چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، یہی ہم نے FATF میں بھگتا تھا۔ آپ میری سائیڈ کی سٹوری سنیں۔ جب میں آرمی چیف بنا تو وزیر نواز شریف سے ملاقات کے لیے گیا تو چودھری نثار کہنے لگے کہ ہمیں ڈان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، مطلب انکوائری کو مکمل کر کے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چودھری نثار کے حلقے میں کوئی تقریب تھی، میں بھی گیا تو چودھری نثار نے پھر وہی بات کی کہ ہمیں ڈان لیکس انکوائری کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے DGISI نوید مختار کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ ڈان لیکس انکوائری کا کیا ملا؟ جنرل نوید مختار کہنے لگے کوئی ثبوت ملے ہیں کہ سیرل المیڈا نے 70 منٹ پرویز رشید سے فون پر بات کی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیا بات ہوئی ہے۔ انکوائری کمیٹی نے سیرل المیڈا، اظہر عباس، تحسین، طارق فاطمی اور پرویز رشید کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ دراصل ڈان لیکس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جہاں بھی جاتا جونیئر افسر سوال کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے چودھری نثار اور اسحاق ڈار سے بات کی کہ صحافیوں کا کیس CPNE کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ میں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور باقیوں کے خلاف انتظامی ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا۔ پھر میں نواز شریف کے پاس چلا گیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ پرویز رشید پر مان نہیں رہے تھے، خیر مان گئے اور فیصلہ ہوا کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، صحافیوں کا کیس CPNE کو بھیجا جائے گا اور باقیوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ اس کے ایک دن بعد میں لاہور چلا گیا۔ وہاں پر ARY پر اچانک ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن چلنا شروع ہو گیا۔ ARY نیوز نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی، حکومت نے ادھورا نوٹیفیکیشن جاری کیا، میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا۔ میں نے اسی وقت جنرل آصف غفور کو فون کیا اور انگریزی میں حکومت کو برا بھلا کہا کہ ان سے کہو کہ پورا نوٹیفیکیشن ایشو کریں۔ جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر ہی نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا۔ اسی دن مجھے فاٹا جانا تھا، میں چلا گیا۔ اس کے
फ़ौरن बाद मुझे फ़ोन आ गया कि वज़ीर आज़म ने मिलना है। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहा, जनरल साहब गुस्से में फ़ैसले ना किया करें। मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वज़ीर आज़म ने चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें। कभी फ़ौज ने भी कोई चीज़ वापस ली। इसी दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा ट्वीट वापस ना लें, लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को कम तर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वज़ीर आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियार में उसकी अपनी फ़ौज भी नहीं थी। इसलिए ट्वीट वापस ले लिया। जनरल बाजवा कहते हैं कि जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज़्यादा बाइख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज़ सारे काम करते थे। मैंने कहा कि इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज़ को इख्तियार और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा ने कहा कि हाँ ये बात भी है, और वैसे भी हम पे इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते हैं कि डॉन लीक्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था। इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीक्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आए तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान अख्तर जनरल राहील शरीफ के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन जनरल राहील शरीफ के बाद वो नवाज शरीफ को कहते कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दें, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आता था। मैंने सवाल किया कि आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को माफ़ कैसे कर दिया। जनरल बाजवा कहते हैं कि मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। मैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी हरकतें रिपोर्ट हुई। कुछ उनकी करप्शन के भी मामला थे, तो फिर उन्हें फ़र्क कर दिया गया। जनरल आसिम बाजवा ने माफ़ी मांग ली तो उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें सदरन कमांड दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते थे कि आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, मैं किसी को माफ़ी ना दूं। जनरल बाजवा कहते हैं कि जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहील शरीफ को हीरो बनने की डगर पर डाल दिया था। उनको कहा था कि मैं आपको हीरो बनाता हूं, आप करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगाएं। हालांकि ज़रब-ए-अज़ब में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी। पनामा आने के बाद इस कैंपेन की वजह से भी मुझ पर दबाव था। पनामा के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफ़ा दे दें, नाअहल होने से बच जाएंगे। 1 साल के बाद इलेक्शन है तो वो दोबारा भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। मेरी तरफ से ये बहुत मुखलिसाना तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की जानिब से बार बार अप्रोच किया जा रहा था। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर ने फवाद हसन फवाद को बताया और फवाद हसन फवाद ने नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज़ ने उन्हें मना कर दिया। ये मुझे बताया गया था। इंसान के लिए कल की लड़ाई के लिए आज ज़िंदा रहना ज़रूरी है। जीतने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, जो नवाज शरीफ ने नहीं किया। शुजात अजीम मेरे ससुर के दोस्त थे और चौधरी मुनीर भी मेरे ससुर के दोस्त बन गए। इस तरह दोनों से मेरा तलक बन गया। नवाज शरीफ से पिछले 4-5 सालों से कभी फ़ोन पर बात हुई, न मुलाकात। सिर्फ कलसून नवाज़ के इंतकाल पर मैंने उनसे फ़ोन करके ताज़ियत की। मैंने सवाल किया कि मरियम नवाज़ को आपने रिहा करवाया था। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मरियम के ख़िलाफ़ भी केसेस कमज़ोर थे। मरियम नवाज़ से आखिरी मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस के अशाइया में हुई थी, तब कलसून नवाज़ भी ज़िंदा थी। इसके बाद कभी मरियम नवाज़ से मुलाकात नहीं हो सकी। नाजरीन और सामीन, ये थी शाहिद मेतला की जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ होने वाली गुफ्तगू की तीसरी किस्त। इसके बाद अगर कोई किस्त आती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल बाजवा साहब कहाँ पे सच बोल रहे हैं, कहाँ पे इंकशाफ कर रहे हैं, कहाँ पे एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं और कहाँ पे
सरीहन झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पे अपना टौ टप्पा दिखा रहे हैं, कहाँ पे थोड़ी सी इनकिसारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।